नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन किस तरीके से करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन किस तरीके से करते हैं। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें, मैंने ये नहीं कहा कि लिमिट स्टेट मेथड में क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा डिजाइन किस तरीके से करेंगे। मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं इंजीनियर किस तरीके से डिजाइन करता है एक बीम को। हम पढ़ेंगे बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। इसमें सारी कंडीशंस पढ़ लेंगे जो कि नॉर्मली अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप उन कंडीशंस को कभी नहीं पढ़ते, लेकिन आईएएस कोड में आपको वो कंडीशन सारी दे रखी होती है। आज हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से और एक भी इसमें डाउट नहीं बचेगा। इसके बाद हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे वो भी हम सीख लेंगे। लेकिन आज हम सीखते हैं मेनली कि बीम डिजाइन करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मूले क्यों बनाए गए हैं, कैसे उन फॉर्मूलों को लगाया जाता है। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं साइज ऑफ द बीम। साइज ऑफ द बीम यानी बीम का साइज हमें निकालना है। ये हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास बीम का साइज नहीं होगा गिवन, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे हमें बीम का साइज नहीं दे रखा, हमें खुद मानना है। तो हमारा जो बीम का साइज है तो दो बेसिस पर हम चलाते हैं। एक तो चलाते हैं, पहले तो यहां देखिए यह बीम, इस बीम का क्रॉस सेक्शन ये रहा, ये ओवरऑल डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ और ये बी, और ये यहां से यहां तक पूरी हमारी बीम जा रही है। बीम जो है दो सपोर्ट के ऊपर, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा। जो सपोर्ट की विड्थ है वो है बीएस, उसको हमने बोला बीएस जो है सपोर्ट की विड्थ। जो दोनों सपोर्ट हैं उन सपोर्ट के बीच की जहां से हमें बीम दिखाई देती है, जैसे अगर हम यहां खड़े हैं और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमें बीम यहां से दिखाई देगी और यहां तक दिखाई देगी। ये जो सपोर्ट है ये कॉलम हो सकते हैं, ये दीवार हो सकती है, या कोई ऐसा हमारा पिलर हो सकता है जिसके ऊपर ये बीम टिकी हो। बीम की लेंथ है उसको हम बोलेंगे स्पैन। स्पैन में दो स्पैन होते हैं, क्लियर स्पैन एक होता है इफेक्टिव स्पैन। क्लियर स्पैन ये रहा, जहां से हमें बीम नीचे से दिखाई दे रही है और वहां तक, वो है क्लियर स्पैन। और लेकिन बीम जो एक्चुअल में बनाई गई है वो है यहां से वहां तक। लेकिन जब इस पर लोड पड़ेगा तो लोड का इफेक्ट कहां तक होगा? क्या लास्ट के पॉइंट तक होगा? नहीं। क्या केवल यहां तक होगा? नहीं, यहां से कुछ आगे तक होगा इफेक्ट। वही कहां तक उसकी लेंथ लोड से इफेक्टेड है उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब यहां पर हम देखते हैं साइज ऑफ बीम। साइज ऑफ बीम में तीन चीज आ गई हमारी, विड्थ आ गई, डी आ गया इफेक्टिव डेप्थ, और एक आ गया डी ओवरऑल डेप्थ। देखिए यहां पर हमें बी और डी से सबसे ज्यादा मतलब है, ओवरऑल डेप्थ को भी छोड़िए। ओवरऑल डेप्थ तो जितना हम इफेक्टिव कवर ले लेंगे डी में उसे ऐड कर दें, ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी, उसको छोड़ के बी और डी की बात करते हैं। बी और डी क्या है? ये मेन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया एक तरीके से, ये आपका मेन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब ये अगर बढ़ेगा, ये वाला एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कंक्रीट की कैपेबिलिटी है मूवमेंट को रेजिस्ट करने की वो बढ़ जाएगी। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एमयू लिमिट वाला, जो कि आपके आईएस कोड के जी यानी एनएक्स जी में 1.1 के सी में दे रखा है। एमयू लिमिट का फॉर्मूला यानी कि कंक्रीट के द्वारा कोई बीम कितना मूवमेंट रेजिस्ट कर सकती है उसका फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? एफसी के, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। दे रखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी होगी तो हम मान लेंगे M20 या M25, जो भी हमें कंक्रीट लगे वो मान लेंगे। ये जो एक्सयू मैक्स बाई डी, और यहां पर भी एक्सयू मैक्स बाई डी है, इसकी वैल्यू आपको आईएस कोड के क्लॉज नंबर 38.1 के नोट में एक टेबल दे रखी है। एक्सयू मैक्स बाई डी की वैल्यू आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डिपेंड कर रही है एफवाई पर, यानी कितनी, यानी ग्रेड ऑफ स्टील पर। अब स्टील की ग्रेड आपने कितनी ले रखी है? एफई 415 ले रखा है, एफई 500 ले रखा है, फिर 250 ले रखा है उसके ऊपर। अगर आपको दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो आप मान लेंगे एफई 415, क्योंकि हम M20 ग्रेड कंक्रीट की और एफई 415 स्टील की सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। लिमिट की वैल्यू वो क्या रखी जाएगी? जो कि हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, जितना हम चाहते हैं बेंडिंग मूवमेंट हमारी बीम रेजिस्ट करे, वो बेंडिंग मूवमेंट हम यहां पर रख देंगे। मान लेते हैं हम कि हमारा जो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट है वो लगभग 150 किलो न्यूटन मीटर है। तो हम करेंगे क्या? यहां 150 भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा इसको आप 160 या 165 रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कंक्रीट थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहिए। थोड़ा सा कंक्रीट स्ट्रांग बनेगा यानी स्टील आपका थोड़ा सा वीक रहेगा। हम अगर 150 का हम लोड चाहते हैं कि पूरी बीम रेजिस्ट करे, मतलब बेंडिंग मूवमेंट, अगर हम 150 का बेंडिंग मूवमेंट चाहते हैं पूरी बीम रेजिस्ट करे, तो उसमें हम ये भी चाहते हैं कि 150 तो स्टील करे लेकिन कंक्रीट इससे ज्यादा करे, क्योंकि हमें क्या बनानी है? बीम, हमें बीम बनानी है जो कि अंडर रेनफोर्स हो, यानी जिसमें सरिया थोड़ा सा वीक हो। वीक यानी उतना वीक ना हो, लेकिन इतना वीक हो कि वो केवल जो लोड हमें कैरी करवाना है केवल वही कैरी करे, उससे ज्यादा कंक्रीट जाए। अब यहां पर क्या है, इसलिए हम थोड़ी सी वैल्यू उसकी ज्यादा रख देंगे। अब यहां पर हमारा क्या है? बीडी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए बीडी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 18, मान लीजिए बीडी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 18 और ये आया हमारा 6/0, ये वैल्यू आई बीडी स्क्वायर की। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हम फिर उसका विड्थ को मान लेंगे। विड्थ कितनी ले, हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने विड्थ ले ली 200। विड्थ यानी बी की वैल्यू हमने खुद रख दी कि एज्यूम बी इज इक्वल टू 200। जब बी हमने 200 रखी, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये बीडी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। जब बी 200 है, बी की वैल्यू 200 जाएगा इधर, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2 से ये कटेगा, यहां पर आ जाएगा 991, ये आ जाएगा। और जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, अब यहां बचा ये तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई
90,000। ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 300। इस तरीके से हमारी बी की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब जब हम अब यहाँ पे लेकिन ये ध्यान रखना है डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा ही रहे विड्थ से। जैसे हमने देखा विड्थ हमने यहाँ पे 200 रखी, डेप्थ कितनी आ गई हमारी 300 आ गई। अगर ऐसा होता मैं डेप्थ रख देता, मान लो अगर मान लो ऐसा होता कि मैं विड्थ रख देता इसकी 300, तो डेप्थ क्या आ जाती, कम आती हमारी। और डेप्थ जब अगर हमारी कम आती तो फिर हम इसको चेंज करके विड्थ को दोबारा कम ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं बीम में विड्थ थोड़ी सी कम हो, डेप्थ उससे थोड़ी भले ही थोड़ी सी ज्यादा हो लेकिन उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये कि ओवरऑल डेप्थ कैसे लगेगी पता, तो ओवरऑल डेप्थ पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा आईएस कोड के टेबल नंबर 16 पर, जो कि पेज नंबर 47 पर आपको दे रखी है। इस टेबल पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको दे रखा है नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहां पर हमें बता रखा है कैसी कैसी कंडीशंस हैं। एक्सपोजर यानी कैसी कंडीशंस में हमारी बीम रहने वाली है। माइल्ड यानी कोई बीम अगर आपकी लाइट रहने वाली है और वो अंदर रहेगी, घर के बिल्कुल अंदर रहेगी, या किसी बिल्डिंग अपार्टमेंट या जो भी आप बना रहे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें अंदर की तरफ रहेगी, ना उस पर बारिश पड़ेगी ना उस पर धूप पड़ेगी, तो इसका मतलब उसकी कंडीशन कैसी होगी, माइल्ड होगी। मॉडरेट में क्या है, वो हल्का सा थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ है लेकिन किसी छज्जे वज्जे से नीचे ढकी हुई है, यानी कि धूप वगैरह हल्का सा उसमें पड़ सकता है, वेदर धूल वगैरह उस पर आएगी, लेकिन ऐसा कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं होगी। वो सेवर में क्या हो गया, अगर आपके किसी ऐसे इलाके में जहां पर धूप भी बड़ी आनी है, उस पर बरसात भी आनी, ओपन में रहना, तो आपकी सेवर कंडीशन हो गई, और ये वेरी सेवर और एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। अगर आपकी और भी ज्यादा कुछ ऐसी कंडीशंस वगैरह हैं जहां पर बीम को और ज्यादा नुकसान हो सकता है, विंड वगैरह बहुत तेज चलती है, एकदम से कोई बारिश पड़ेगी, एकदम से विंड चलेगी, सारा पानी एकदम उड़ जाएगा, धूप कभी बरसात रहेगी, और उसके साथ समुद्र के आसपास है थोड़ी सा जो हवा है उसके अंदर नमी तो होगी, उसके साथ हमारे ये हो सकता है कि हमारी जो बिल्डिंग्स है उसके बाहर बरसात धूप ये सब तो आएगी, साथ ही साथ बहुत सारी फैक्ट्रीज है उस इलाके में जो कि पॉल्यूशन करती हैं। उस पॉल्यूशन की वजह से जब भी वहां पर बारिश होगी तो वो एसिड रेन होगी, और एसिड रेन की वजह से हमारी बीम को नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन हमारी सेवर या एक्सट्रीम कंडीशन में डिपेंड करता है वो कि कैसी कंडीशन वहां पर है, उसको हम लेंगे। उस केस में आगे इन्होंने कवर दे रखे हैं, कितने कितने कवर ले सकते हैं, तो इसमें कवर दे रखा है कि 20 mm से कम तो हम लेंगे ही लेंगे। माइल्ड अगर आपकी सिचुएशन बैठ रही है बीम की, इसके अलावा मॉडरेट में 30 mm का आप ले लेंगे, सेवर में 45 और 50 और ऐसी 75 mm का आप कवर ले लेंगे। अब यहां से हमारे पास कवर आ गए, जब कवर आ गए डी हमारे पास आ चुका था, इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल डेप्थ भी यहां पर डी आ चुकी है। एक और टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 16.16a। 16a में क्या दे रखा है कि अगर हम किसी बिल्डिंग को फायर रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं किसी बिल्डिंग को कि वो फायर रेजिस्टेंट रहे, तो उस केस में यहां पर हमने क्या दे रखा है, शुरू में फायर रेजिस्टेंस दे रखा है एच का मतलब आवर्स में, हम कितनी देर तक चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर आग पूरी दहकती रहे और हमारी बिल्डिंग को कुछ भी ना हो, तो ये दे रखा है आधा घंटा, 1 घंटा, और ये 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो बीम है उसका अलग दे रखा है कवर आपका। अगर कॉन्टिन्यूस बीम है तो उसका 20 अलग दे रखा है, 30 और 40 और ये 50 जो कवर दे रखा है, और सिंपली सपोर्टेड है उसका अलग दे रखा है। ऐसी स्लैब्स के लिए अलग दे रखा है। ऐसी रिप्स आपकी जो होती है, रिप्स भी एक तरीके से आपकी स्लैब में आती है, ये रिप्स का अलग दे रखा है, कॉलम्स का अलग दे रखा है। ये इस केस में अगर आप फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसके केस में आप ये वाली चीज एज्यूम करेंगे। अगर आप फायर रेजिस्टेंट नहीं बनाना चाहते, जो ऊपर की आपकी 16 वाली टेबल दे रखी है वो आप लेंगे। अब तक आपके पास बी आ चुका है, डी आ चुका है, और मतलब स्मॉल डी आ चुका है, कैपिटल डी आ चुका है, यानी ये तीनों चीज आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया की आ चुकी है। इसके बाद अब हमारा एक बात और यहाँ पर समझने वाली आ गई है, अगर हम ध्यान से देखें कि इस पूरे ऊपर के न्यूमेरिकल में अभी हमने एमयू लिमिट का फॉर्मूला लगा दिया है। एमयू लिमिट यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लगा दिया है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता कैसे है, अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले एक है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, डिजाइन लोड। जितना लोड आ रहा है इनकमिंग उसको हम डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, गामा एफ। वो गामा एफ की वैल्यू आपके टेबल नंबर 18 पर दे रखी है, आईएस कोड के टेबल नंबर 18 पर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये दे रखी है वैल्यू। इसमें यहां ये दे रखा है कि अगर आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड है, यानी आपने बिल्डिंग में डेड लोड और लाइव लोड दोनों को लिया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेंगे 1.5। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा अगर हम डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड है, यानी अगर हम विंड लोड को भी कैलकुलेट करके एज्यूम कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग के लिए, अगर हमारी बिल्डिंग देखिए ज्यादा बड़ी होती है, आसपास कोई खास एरियाज नहीं होता ज्यादा, यानी हवा आराम से चलती है वहां पर, विंड वगैरह काफी तेज चलती है, तो हमें विंड लोड को भी कैलकुलेट करना पड़ता है वहां पर। तो उस केस में अगर हमने तीनों ही लोड को एज्यूम कर रखा है, तो हमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो केवल 1.2 ही लगाना सफिशिएंट रहेगा, 1.5 लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमें आईएस कोड टेबल नंबर 18 पर बताता है। डिजाइन लोड कितना हो गया, जितना लोड आ रहा है यानी जितना हमें देना है वो डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहां पर समझने वाली बात एक है कि इनकमिंग लोड यानी जितना लोड आएगा उस बीम पर वो कितना आएगा। नॉर्मल केस में हम तो डेड लोड और हम लाइव लोड का एज्यूम करते हैं। चलिए लाइव लोड तो ठीक है, हमें पता है उस बिल्डिंग पर हमें कितना लोड देना है, या क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन डेड लोड तो क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। और डेड लोड जब आएगा नहीं तो डेड लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और डेड लोड कैलकुलेट कैसे होता है, डेड लोड कैलकुलेट होता है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बीम का, वो उसकी हमें गुणा करनी पड़ती है 25 से। 25 यानी क्योंकि डेंसिटी होती है आरसीसी की 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वहां पर किलो न्यूटन पर मीटर में लेने के लिए हमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो हमारा बचता है यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर।
तो हमें ये b इंटू डी यानी इन दोनों से गुणा करनी पड़ती है किसकी, 25 की, जो कि RCC की डेंसिटी है। तो उससे हमें पता लगता है यहाँ पे डेड लोड। फिर ये डेड लोड और लाइव लोड जुड़ता है आपस में, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, हमारे पास डिजाइन लोड आ जाता है। जब डिजाइन लोड आ गया, W आ गया, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, जिससे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। फिर वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम रखते हैं ऊपर, और हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है B और D की। अब यहाँ एक बात समझिए, डेड लोड हमने कैसे निकाला? डेड लोड हमने निकाला जब हमने B और D की वैल्यू रखी, और वो वैल्यू रख के हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रख के हम दोबारा से B और D की वैल्यू निकाल रहे हैं। यानी जब हमारे पास B और D की वैल्यू है ही नहीं, उसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने नीचे यहां पर B और D की वैल्यू रख कैसे दी? ये किस तरीके से होगा, क्वेश्चंस पर डिपेंड करे। कई बार क्या होता है, आपको वो डायरेक्टली नहीं देगा लाइव लोड, वो सीधा आपको फैक्टर्ड लोड दे देगा, यानी वो आपको ओवरऑल लोड दे देगा। ओवरऑल लोड यानी ये जो डिजाइन लोड हम यहां निकालने हैं उसको कई बार क्वेश्चन में वो कहता है कि ये रहा आपका डिजाइन लोड या ये रहा आपका फैक्टर्ड लोड, और आगे आप बीम को डिजाइन कीजिए। वहां पर हमारे लिए बहुत आसान रहता है, फैक्टर्ड लोड को सीधा यहां रख देते हैं, BD की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जब ऐसा वो नहीं देता, उस केस में हम क्या करते हैं, उसके लाइव लोड को देखकर, लाइव लोड को हमने देखा कि कितना लोड आ रहा है, उसके हिसाब से हम एक अपना आप ही मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन, कि हमने B ले लिया इतना, D ले लिया इतना। मान लो D ले लिया 300, B ले लिया 250, हम खुद ही मान लेते हैं ऐसा। और जब हम इस तरीके से B और D 250 और 300 मान लेंगे, फिर B और D 250 और 300 मानने के बाद हम इसको लाइव इसका निकालेंगे डेड लोड, और डेड लोड निकाल के लाइव लोड हमारे पास था ही, टोटल हमारे पास डिजाइन लोड आ जाता है। डिजाइन लोड जब हमारे पास आ गया, फिर हम उससे निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को एक बार यहां से चेक कर लेते हैं। मान लो इसकी वजह से करने के बाद जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकला, वो निकलता है मान लीजिए 150 किलो न्यूटन मीटर का निकला। अब हम करेंगे क्या, अब हम यही B और D की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, B और D की वैल्यू, और XU max by D अभी बताया था वहीं से रख देंगे, FCK की वैल्यू रख देंगे, 20 माना तो 20, 25 माना तो 25 या जो भी है, और ये सब निकाल के हम फिर MU लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कंक्रीट की वजह से कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है बीम। जब हमारी यहां की वैल्यू जो भी आएगी वो इस 150 से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि 150 तो हमें रेजिस्ट करवाना ही करवाना है। तो ये अगर 150 से ज्यादा आ जाती है तो हमारा डिजाइन ओके है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर 150 से कम आती है तो हमें इसका मतलब है जो B और D है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, फिर से करेंगे डेड लोड कैलकुलेट, फिर से दोबारा निकालेंगे टोटल लोड, फिर निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फिर से वही B और D जो नई वाली वैल्यू आई है वो रखकर दोबारा निकालेंगे MU लिमिट कितना आ रहा है, जो कि ज्यादा हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमें बताता है कि कंक्रीट की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट एक बीम रेजिस्ट कर सकती है, ये बताता है। अब हम समझते हैं सबसे मेन चीज वो है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन सही निकालना बहुत जरूरी है। जब इफेक्टिव स्पैन सही निकलेगा तभी हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं उसमें हम रखते हैं इफेक्टिव स्पैन, जबकि शियर फोर्स निकालते हैं उसमें हम रखते हैं क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन तो हमें पता ही है कितनी हमें बीम बनानी है, इफेक्टिव स्पैन निकालना बहुत जरूरी है। अब इफेक्टिव स्पैन यहां से लेके आप देख सकते हैं ये पूरा इफेक्टिव स्पैन का पार्ट लिखा है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इफेक्टिव स्पैन का ही पार्ट लिखा है। ये इफेक्टिव स्पैन हमारा दे रखा है IS कोड के क्लॉज नंबर 22.2 में, 22.2 में क्लॉज नंबर दे रखा है पेज नंबर 34 पे। अब यहां पर इसमें देखिए 4 पार्ट में हमें कोड बताता है कि आप इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। पहले तो इफेक्टिव स्पैन अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखिए जो केस बीम का है वही केस स्लैब का है, आपका स्लैब में भी इस तरीके से इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। फिलहाल हम बीम का समझते हैं, यार है सेम दोनों का। इफेक्टिव स्पैन अगर आप सिंपली सपोर्टेड का निकाल रहे हैं तो अलग फॉर्मूले हैं, कॉन्टिन्यूअस का निकाल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम का निकाल रहे हैं अलग फॉर्मूले हैं, कॉन्टिन्यूअस अगर आप फ्रेम का निकाल रहे हैं अलग फॉर्मूले हैं, कैंटिलीवर का निकाल रहे हैं तो अलग फॉर्मूले हैं। कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड क्या है, यानी कि एक ही इस तरीके से दीवार है, वॉल है या कोई कॉलम है और उसके ऊपर इस तरीके से बीम रखी हुई है, ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड की सबसे बड़ी पहचान क्या है, अगर आप बीम को क्रेन से उठाओगे, मान लीजिए यहां पर देखिए ये बीम है, इस बीम को अगर मैं क्रेन से ऊपर की तरफ उठाता हूं तो ये बीम उठकर आ जाएगी और जो इसका सपोर्ट्स हैं वो बीम के साथ नहीं आएंगे। थोड़े बहुत ठीक है, हल्का सा कंक्रीट उनका हट सकता है ऊपर से, वो अलग केस है, लेकिन ये बीम को जब हम उठाएंगे तो ये नीचे के सपोर्ट उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके सपोर्ट बीम के साथ कनेक्टेड नहीं है, बीम सिर्फ रखी है, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर ये बीम से ये कनेक्टेड होता, अब देखो कनेक्शन दीवार के साथ तो बन नहीं सकता, कनेक्शन कब बनेगा, कॉलम के साथ। तो अगर ये कॉलम होता, फिलहाल ये पैटर्न किसका है, मैशनरी का, मैशनरी यानी कि चिनाई का पैटर्न है, तो ये इसका मतलब दीवार है। अगर ये कॉलम होता तो उसके सरिये और इसके सरिये आपस में बंधे होते, ये पूरा एक ही साथ बनाया होता। जब कॉलम बनता तभी उसके बाद वहां पर यानी कॉलम का ये वाला हिस्सा बनता, इसी के साथ बीम का ये वाला हिस्सा, ये पूरी बीम बनती, यानी जब कॉलम का ये वाला हिस्सा बनता ऊपर वाला, उसी के साथ पूरी बीम बनती, एक साथ एक ही समय में कंक्रीट डाला जाता। ये कि अगर नीचे कॉलम है तो ऊपर बीम सिंपली सपोर्टेड नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है आपने कॉलम लिए हैं और कॉलम ले जाने के बाद सरिये वगैरह आपने वहां पर कट करके या फिर बेंड करके उसको हुक देकर ऊपर से बंद कर दिया हो और बंद करने के बाद में उसको ऊपर बीम रख दिया, तो ये क्या हो गया, कनेक्शन थोड़ी हो गया उससे, तो ये सिंपली सपोर्टेड हो गई। यानी अगर वॉल है, दीवार है तो वो हमेशा सिंपली सपोर्टेड होगा ही होगा, लेकिन अगर कॉलम है
तो भी हो सकता है कि वो सिंपली सपोर्टेड हो, यानी कनेक्शन कोई उसमें जुड़ा हुआ ना हो। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर सिंपली सपोर्टेड केस है तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो एल है, एल ये असल में एल सी माने इसको, यानी क्लियर स्पैन, क्लियर लेंथ या क्लियर स्पैन। तो एल सी ये क्लियर स्पैन अगर है तो एल ई ये है इफेक्टिव लेंथ जो कि हमें निकालना है, या फिर इफेक्टिव स्पैन जो हमें निकालना है, ये है एल ई। एल ई कितनी होगी? एल ई होगी, दो चीज निकालनी पड़ेगी, एक तो सेंटर ऑफ सपोर्ट की हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी ये जो सपोर्ट है इसके सेंटर से कितनी दूरी आ रही है यहां तक की, इसको निकालना होगा। दूसरी बात, या हम निकालेंगे एलसी यानी ये जितनी डिस्टेंस दी है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे इफेक्टिव डेप्थ, जो यहां से इस वाली बीम की इफेक्टिव डेप्थ होगी उसको ऐड कर देंगे। दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको हम ले लेंगे। इसका साइन देखो ये रहा, एलई के पीछे ये साइन लग रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब है इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो लेंगे हम। ऐसे ही जो भी फॉर्मूले, जैसे यहां देखिए दो फॉर्मूले हैं, दो में से जो भी छोटा हो वो लेना है, तो मैंने यहां पर एरो डाउन करके लगाया है, यानी जो भी छोटा है उस वैल्यू को यहां पर लेना है। सेंटर ऑफ सपोर्ट की डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? एलसी प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ द सपोर्ट, दोनों की हाफ जोड़ देंगे, टोटल हमारा एल निकल आएगा, या फिर एलसी प्लस डी ऐसे निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, बीम है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बीम क्या होती है? मान लीजिए इस तरीके से ये फिक्स्ड है, पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ये एक साथ बनाई गई है, या कॉलम के बीच में फंसी बीम है। अब इसको एक सपोर्ट मैंने यहां दिया, एक सपोर्ट यहां दिया, एक सपोर्ट कहीं आगे दिया। जब दो से ज्यादा सपोर्ट मिल जाए किसी बीम को, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। अब हो सकता है अगले वाले सपोर्ट, आगे के जितने सपोर्ट रहेंगे, एक रहेगा फिक्स्ड, आगे के जो रहेंगे वो मेनली आपके सिंपली सपोर्टेड केस होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। अब यहां कॉन्टिन्यूस बीम के दो केस बनते हैं। एक केस बनता है कि कॉन्टिन्यूस बीम में जो आपका सपोर्ट है, मान लीजिए ये एक बीम जा रही है, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे ये एक बीम जा रही है आगे की तरफ, इस बीम का आप देखेंगे ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, और ऐसी बीम यहां पे कंटिन्यूटी साइन लग रहा है, लेकिन आगे तक जा रही है इसका मतलब बीम की। तो अगर आपका विड्थ ऑफ द सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट है, जो बीम का ये सपोर्ट है, इसकी जो विड्थ हो गई, इसकी जो चौड़ाई हो गई, वो जो हमारी बीम का क्लियर स्पैन है, ये इसका 1/12 से कम है, यानी विड्थ ऑफ द सपोर्ट, यानी जो विड्थ है, चौड़ाई है सपोर्ट की, वो अगर 1/12 से कम है क्लियर स्पैन से, जो बीम के क्लियर स्पैन है उससे 1/12 से कम है, तब का केस अलग है। या फिर वो 600 mm से कम हो, क्या विड्थ, सपोर्ट की विड्थ, तो यानी विड्थ है सपोर्ट की वो या तो क्लियर स्पैन के 1/12 से कम हो, या जो विड्थ है सपोर्ट की वो आपकी 600 mm से कम हो। ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, एंड तब का केस अलग है। या फिर अगला केस हो कि जिसमें विड्थ जो हो सपोर्ट की वो 1/12 से ज्यादा हो, यानी जो क्लियर स्पैन है उसके 1/12 से ज्यादा हो, या 600 mm से ज्यादा हो। यानी अगर मान लो ये सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट 700 mm का है, ये पूरा सपोर्ट 700 mm का है, लेकिन जो बीम है वो बहुत ज्यादा लंबी है। यो मतलब बीम का जो स्पैन है, स्पैन क्या होता है, जब कंटिन्यूअस में कई सारे सपोर्ट आएंगे तो जो दो पास के सपोर्ट होंगे ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्लियर स्पैन बोलेंगे। फिर तो मान लो क्लियर स्पैन बहुत लंबा है, लेकिन जो बीम के लिए सपोर्ट लगाया गया है उसकी विड्थ है कितनी, 700 mm। तो 700 mm अगर इतनी विड्थ दे रखी है, तो फिर चाहे स्पैन कितना भी बड़ा हो, आप कहते हैं कि उसका 1/12 से तो ये बहुत कम बैठ रहा है 700 mm, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोड ने क्या रखा है कि जो विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, यानी सपोर्ट की विड्थ है, वो ज्यादा हो किससे, 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन से ज्यादा हो, या फिर 600 mm से। अगर 600 mm से ज्यादा विड्थ हो गई सपोर्ट की, फिर ये वाला 1/12 वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट तब है जब 600 mm से कम है, फिर हमें देखना है कि 1/12 से कम है या 1/12 से ज्यादा है। इसलिए यहां पर हमने एंड लगाया है, जबकि यहां पे हमने और लगाया है, यानी यहां तो इस केस को सपोर्ट करने के लिए आपको तो विड्थ ऑफ सपोर्ट 1/12 से कम होनी चाहिए, एंड यानी और 600 mm से भी कम होना चाहिए, जबकि यहां हमने क्या लगाया, विड्थ ऑफ सपोर्ट 1/12 से ज्यादा होना चाहिए या 600 mm से ज्यादा होनी चाहिए। यहां और लगाया है यानी या लगाया है, अथवा यहां पर एंड लगाया है यानी और लगाया है यहां पे एम। अगर ये वाला केस बनता है तो हम फॉलो करेंगे सिंपली सपोर्टेड की तरह, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे सेंटर ऑफ सपोर्ट से सेंटर ऑफ सपोर्ट की दूरी, जो भी पास के होंगे सेंटर ऑफ सपोर्ट से सेंटर ऑफ सपोर्ट की दूरी, और या फिर निकालेंगे जो भी क्लियर स्पैन है प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम निकालेंगे, यानी जैसे पीछे निकाला था वैसे निकालेंगे, उनमें जो भी छोटा होगा वो हम ले लेंगे। अगर ये वाला केस बनता है, इस केस में फिर 3 केस बनते हैं हमारे होने वाली। अगर हमारी ये बीम है, इस बीम में एक सपोर्ट यहां है, एक सपोर्ट यहां है, एक सपोर्ट यहां है, एक सपोर्ट यहां है, ये ऐसे सपोर्ट कितनी भी आगे तक जाए, चाहे कितनी आगे तक आगे जा रही है हमारी, जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंड स्पैन। एंड स्पैन, एंड स्पैन ये आपका होता है इंटरमीडिएट स्पैन, इंटरमीडिएट स्पैन। ये सारे इंटरमीडिएट स्पैन होंगे, लेकिन एक जो इस बीम का बिल्कुल लास्ट वाला स्पैन होगा उसको भी हम बोलेंगे एंड स्पैन। एंड स्पैन यानी एक कंटीन्यूअस बीम में 2 एंड स्पैन होंगे और बाकी बीच में कितने भी इंटरमीडिएट स्पैन हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो इसका यहां होता है इसको हम बोलते हैं एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट
जो बिल्कुल लास्ट में होगा, चाहे इस साइड हो या उसके इस तरफ हो, इसको हम बोलते हैं एंड सपोर्ट। ये एंड सपोर्ट हो सकता है सिंपल सपोर्टेड हो, यानी कनेक्शन ना हो, बस बीम रखी हो, या हो सकता है फिक्स्ड हो। लेकिन ये जो बीच वाले हैं इंटरमीडिएट वाले, ये तो हमेशा सिंपली सपोर्टेड ही होंगे, ये फिक्स्ड नहीं होंगे आपके। तो एंड वाला हो सकता है। अब तो यहां एंड की कंडीशन में दो केस बन गए। एक कौन सा वाला बन गया, जिसमें एंड सपोर्ट फिक्स्ड है और एक एंड सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है। तो यहां दो केस देखिए, एक तो एंड स्पैन फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब जो एंड स्पैन है वो एक एंड से फिक्स्ड है, और दूसरा केस कौन सा हो गया, एंड स्पैन फ्री एट वन एंड। यहां देखिए फ्री भले लिखा, वैसे हम फ्री एंड को हम समझते हैं कि इस तरीके से ये खुला, कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां पर फ्री एंड भले ही कोड में लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि वो सिंपली सपोर्टेड है। तो अगर आपका एंड स्पैन फिक्स्ड हो गया एक एंड से, क्योंकि दूसरे एंड पर तो सिंपली सपोर्टेड होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूअस बीम है आगे तक, तो एक एंड से फिक्स्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एल इफेक्टिव है वो जो आपका क्लियर स्पैन है उसके बराबर होगा। चाहे तो ये एंड स्पैन की बात करो, एंड स्पैन का भी एल इफेक्टिव एलसी के बराबर है। एलसी क्या है, क्लियर स्पैन, और यहां पे जो इंटरमीडिएट स्पैन आ रहे हैं इतने भी, उनका भी सेम केस यही बराबर है। लेकिन अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाती, लेकिन अगर ये वाला जो एंड है वो सिंपली सपोर्टेड होता, जैसे देखो पहचान एक और देखिए आप, ये कंक्रीट का पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये कंक्रीट का पैटर्न है, यही पूरा कंक्रीट का पैटर्न मैंने यहां और यहां तक फॉलो किया है। इसका मतलब है कि ये भले ही कॉलम है लेकिन इसके साथ बनाया है, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक। तो ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ ही ये बना है पूरा, तो ये फिक्स्ड हो गया। जबकि इस केस में अगर आप देखेंगे ऊपर का बीम कंक्रीट की है, लेकिन नीचे हमने मैशनरी दिखाई है तीनों में, जबकि यहां केवल इन दोनों में मैशनरी है। इसका बात का ध्यान रखना है, समझना किस तरीके से ये चीजें बनी है। अब यहां पर अगर हम ऐसे केस की बात करें जिसका एक एंड फ्री है, या कह लो सिंपली सपोर्टेड है, या ऐसे ही रखा है, उस केस में क्या होगा, जो इंटरमीडिएट स्पैन है उनका तो सेम केस रहेगा जैसे यहां पर था, यानी जितना एलसी उतना ही एलई, यानी उतनी ही इफेक्टिव स्पैन होगा जितना उनका क्लियर स्पैन है। लेकिन जो एंड वाला है उसमें चेंज है। उसमें चेंज क्या है, उसमें चेंज ये है कि इसका जो एलई है यानी कि इफेक्टिव स्पैन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो इस साइड से तो यहीं पर रहता है, लेकिन इस तरफ वो हल्का सा सपोर्ट के अंदर आ जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। वो कैसे निकालेंगे हम, तो यहां पर एलई का फॉर्मूला है एलसी यानी क्लियर स्पैन प्लस d/2। डी क्या है, डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, या फिर निकालेंगे एलसी यही क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द बीम बाई 2, यानी इस पूरी विड्थ का आधा, इस पूरी विड्थ का आधा जो इस सपोर्ट की विड्थ है। विड्थ ऑफ डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट, डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट हम वो सपोर्ट बोलते हैं, मैंने बताया अभी है, इसको एंड सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूटी खत्म हो गई, अब कोई सपोर्ट आगे नहीं है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट भी बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट बाई 2, और यहां एरो लग रहा है नीचे का, यानी कि इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको हम लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि कंटीन्यूअस बीम हम बनाते हैं, लेकिन उसमें सपोर्ट हम दे देते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या है, ये जैसे हम देखते हैं जब हम कई बार फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें बीम जो होती है वो रोलर्स के ऊपर रखी रहती है, हालांकि वो कंटीन्यूअस नहीं होती है, वो तो सिंपली सपोर्टेड होती है, क्योंकि वो एक साइड से दूसरी साइड से होती है, बीच में सपोर्ट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए आपने बीच में भी सपोर्ट दे दिया, तो वो हो गई कौन सी, कंटीन्यूअस बीम, प्लस आपने लगा दिया रोलर, तो वो बीम आपकी होगी रॉकर बियरिंग कंटीन्यूअस बीम। तो वो बीम आपकी होगी रॉकर बियरिंग कंटीन्यूअस बीम, जिसमें हमने रोलर लगा दिए। उसका सबसे आसान है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो रोलर के बीच की डिस्टेंस है, यानी जहां से रोलर रखा है उस रोलर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेके अगले रोलर के सेंटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव स्पैन या इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम। ये हो गई हमारी सेंटर से लेके सेंटर तक बिल्कुल। अब इसके बाद हमारा एक केस बनता है कैंटिलीवर का। अब कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक तरफ से या तो फिक्स्ड है और दूसरी तरफ से उस पर कोई सपोर्ट है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम दो तरीके से बनाई जा सकती है, एक तो ये जा रहा था कॉलम, और कॉलम में हमने इस तरीके से बीम को लगा दिया, जैसे आप यहां देखते हैं ये एक पूरा हमारा कॉलम था, उस कॉलम के अंदर ये बीम को इस तरीके से आगे निकाल दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये होगी कैंटिलीवर बीम कॉलम में, ये होगी मोनोलिथिक, एक साथ बनाया गया, इसको और इसको ये मोनोलिथिकली बनाया गया। लेकिन एक तरीका क्या हो सकता है, अगर मान लो ये जो हम बना रहे थे कॉन्टिन्यूअस बीम, इसी कॉन्टिन्यूअस बीम को मैं क्या करूं, ये मान लो यहीं तक ये बीम, और इसका मैंने यहां से सपोर्ट हटा दिया एक। अब ये इतना पार्ट को देखो, ये कैसा हो गया, गिरेगा तो है नहीं क्योंकि पीछे तक बीम है, सिंगल बीम, तो ये कैंटिलीवर हो गया। तो हो सकता है दो केस है, एक तो कैंटिलीवर ऐसा वाला हो, और एक कैंटिलीवर कैसा हो, यहां से यहां तक कंटीन्यूअस आई बीम, और यहां पे आगे हमने सपोर्ट लगाया ही नहीं, तो इतना एरिया कितना हो गया कंटीन्यूअस बीम। दोनों के लिए अलग केस है। ऊपर वाले केस के लिए सीधा जो इसका एलसी है वो प्लस d/2 यानी इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, तो एल इफेक्टिव कितना हो गया, एलसी यानी क्लियर स्पैन प्लस d/2, ये हो गया इस केस में। लेकिन जो नीचे वाले केस है उसमें क्या हो गया, उसमें हो गया एलई, जो आपका ये रहा, यहां से जो फ्री एंड है वहां से लेके कहां जाना है,
तो एल ई फ्री एंड टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, यानी यहां से हम चलेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां तक इस सपोर्ट का सेंटर होगा। ये जो सपोर्ट है इसका जहां तक सेंटर होगा वहां तक तो हम लेंगे एल इफेक्टिव। इसके अलावा हमारा आता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं वो फ्रेम्ड बनाते हैं, यानी कॉलम्स बनेंगे, फिर बीम बनेंगे, वो पूरा एक फ्रेम हो गया। जब हम पूरे फ्रेम की बात करते हैं, ये तो अकेली बीम थी तो हमने बात कर लिया, जब हम पूरा फ्रेम बनाते हैं तब क्या लेंगे, तब उस केस में हम जो सेंटर होगा, यानी देखिए ये पूरा फ्रेम है, अब यहां तो मैंने मार्कर से एक लाइन से बनाया है, लेकिन रियल में अगर आप देखेंगे तो ये इतनी मोटी मोटी बीम आ रही होंगी, कॉलम्स आ रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो उन बीम्स और कॉलम का बिल्कुल सेंटर है वहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। जैसे इसकी यहां तक ले ली, इसकी यहां तक ले ली, तो ये इनकी इफेक्टिव लेंथ कौन सी हो गई, जो उसका सेंटर है, जो पूरे फ्रेम का सेंटर है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं साइड में यहां पर दिखाया गया है कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, उसमें हम पूरा सेंटर ले लेते हैं, चक्कर खत्म हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस का, असेंबली सपोर्ट का, ये सारे केस खत्म है उसमें। इसके बाद हमने आपको अभी डिस्कस किया लोडिंग्स के बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स, इसको यहां पर अगर हम बताएंगे वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी और ये सब भी समझाने के लिए हटाना पड़ेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर आई बटन पर वीडियो आएगी, जरूर देखना, वहां से आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, क्या उसके 4 केसेस हैं जैसे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स क्या होगा। इसके बाद हमारा आ गया एरिया ऑफ स्टील। अब हमें निकालना पड़ता है एरिया ऑफ स्टील, कितना सरिया लगाना है। अब तो देखिए ऊपर तक हमारा कंक्रीट के लिए तो डिजाइन हो गई बीम, यानी कितना कंक्रीट देना है ये तो डिजाइन हो चुकी। अब हमें सरिया लगाना है, नीचे स्टील कितना लगना चाहिए, तो वो हम लगाते हैं। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का या अल्टीमेट मोमेंट का बाय द स्टील। ये आपका NxG के 1.1 के ए नहीं, ए में नहीं है, ये तो बी में दे रखा है हमारा, बी में दे रखा है फॉर्मूला। तो यहां से हम जब निकाल लेंगे एक बार कि हमें MU कितना रखना है, जितना हमें निकालना था, जैसे अभी हमने एग्जांपल के लिए ले रहे थे 150, तो 150 अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, MU बराबर 150। 150 रखने के बाद यहाँ पर FY की वैल्यू रख दी जो हमने ली है, D हमारे पास आ चुका है, अब तक AST हमें निकालना ही है, FY हमारे पास हो गई जितना भी हमने लिया है 415 या 500 जो भी, B और D और FC के साथ सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा AST की वैल्यू अगर आ जाएगी निकल गई, एरिया ऑफ स्टील। अब हमें ये पता लगाना होगा कि एरिया ऑफ स्टील जो हम निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं हम एरिया ऑफ स्टील जरूर से कम लगा दें, क्योंकि हमें कोड ने 2 चीज और पता रखी है, एक तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, दूसरा मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। तो स्टील तो हमें निकल कर आ गया कि हमें इतना एरिया स्टील का लगाना है, लेकिन कोड ने हमसे ये भी कह रखा है कि किसी भी बीम में इससे ज्यादा स्टील नहीं लगना चाहिए या इससे कम स्टील नहीं लगना चाहिए, उसको चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम AST निकालने का फॉर्मूला हमारा क्लॉज नंबर 26.5.1.1 के ए में दे रखा है। AST मिनिमम का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे B और D की वैल्यू हमारे पास है 0.85 और FY की वैल्यू रखेंगे, AST मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, यानी एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कितना होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने AST की वैल्यू निकाली थी, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू आई है 1250, मान ले 1250 mm² हमारी वैल्यू आई है। यहाँ पे अब हम देखेंगे AST मिनिमम, मान लो AST मिनिमम यहाँ लिखा है 700, यानी 700 mm² हमें मिनिमम लगाना था AST, तो ओके हमारा डिजाइन, हम तो 1250 दे रहे हैं। अगर AST मिनिमम हमारा यहाँ पर मान लो 1300 आ जाए और यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आया 1250, हालांकि ऐसा होता नहीं है 1250, तो हम कितना लेंगे, मिनिमम लेंगे 1300, इससे कम तो हम देख ही नहीं सकते। फिर हम देखेंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए हमारा फॉर्मूला है 0.04 × B × D। BD क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ले यहाँ पे D का ध्यान रखना है, D में यहाँ हमने ओवरऑल डेप्थ रखी है ना कि इफेक्टिव डेप्थ रखी है, इस बात ध्यान रखना है। B × D ये बड़ा है, ये आपका क्लॉज नंबर 26.5.1.1 के B में दे रखा है। अब यहां पर 2 चीज दिखेंगी आपको, एक तो मैंने लिखा है चेक फॉर मैक्सिमम AST एंड ASC। AST क्या है, क्योंकि बीम हम जब नीचे स्टील लगाते हैं उसके एरिया ऑफ स्टील तो हो गया AS, लेकिन नीचे यहां लगा रहे हैं, नीचे क्या है टेंशन, तो हम उसको बोलते हैं AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। कई बार क्या होता है हम डब्ल्यू बीम को डिजाइन करते हैं, उसमें क्या होता है हम कंप्रेशन में भी स्टील लगा देते हैं, जब कंप्रेशन में भी स्टील लगाते हैं ये क्या हो गया एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या लिखेंगे AS, लेकिन ये किसमें है कंप्रेशन में, तो हम लिखते हैं ASC, यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो हमें जब मैक्सिमम AST निकालना हो या मैक्सिमम ASC निकालना हो, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, वो है 0.04 × B × D। यहाँ पे D हमारा ओवरऑल डेप्थ है, बस इस बात का ध्यान रखना है, यानी कह सकते हैं कि हमें 4% से ज्यादा नहीं लगाना है, 4% हमारा मैक्सिमम एरिया है स्टील लगाने का। एक बार हम मैक्सिमम भी चेक कर लेंगे कि भाई मैक्सिमम जो कोड ने बताया है हमारा जो आना चाहिए 1250 उससे कम आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हमने मैक्सिमम से भी ज्यादा स्टील दे दें। इसके बाद फिर हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। फाइनल हमारे पास ये आ गया डिजाइन फॉर शियर। शियर के लिए अब हमें डिजाइन करना पड़ता है बीम को, शियर हमारी स्ट्रेंथ कैपेबल है या नहीं है। शियर के लिए भी इसकी वीडियो एक पहले बना रखी है, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की थी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब बताया गया था उसका सेकंड पार्ट जो था उसमें शियर और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताया गया है, जो कि शियर और डेवलपमेंट लेंथ ये दोनों इसमें सेम फॉर्मूले लगेंगे, सेम प्रोसीजर है, वो हम फॉलो करेंगे। आप आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं इसकी,
इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि शेयर हम किस तरीके से फॉर्मूले लगाते हैं शेयर। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है फाइनल डिटेलिंग ड्राइंग या फाइनल डिटेल ड्राइंग। अब हमारा इसमें एक पूरा डायग्राम बना देते हैं बीम का, सपोर्ट दिखा देते हैं, डेवलपमेंट लाइन दिखाते हैं, बार सरिये वगैरह कितने कहाँ लगा रखे हैं, कितने एमएम के कहाँ लगाए हैं, स्ट्रिप्स वगैरह सबको हम उसके अंदर दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारे ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मूला जिस तरीके से हम बनाते हैं और डिजाइन करते हैं बीम को बाय लिमिट स्टेट मेथड। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।